हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 23 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम थे अपने रीडिंग नंबर 3 ऑफ ओवरव्यू ऑफ द जिप्स और ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट होगा इस चैप्टर से। और हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए और कल से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मेजरमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हम देख चुके हैं अपना क्या क्या TWR क्या होता है, MWR क्या होता है, हम कैलकुलेशन और जितने भी फॉर्मूलेस थे हम सारे वो देख चुके हैं। अब आज वाली जो रीडिंग होगी उसमें ज्यादातर हमारा जो पोर्शन होगा वो होगा हमारा प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो कॉम्पोजिट हमें समझ आ गई कि कॉम्पोजिट क्या थे। कॉम्पोजिट थे एक पोर्टफोलियो, दो पोर्टफोलियो, तीन चार, एटलीस्ट वन पोर्टफोलियो को हम जब इंक्लूड कर लेते हैं विद सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मैंडेट या फिर कोई स्ट्रेटेजी, तो उसको हम एक साथ कॉम्पोजिट बना देते हैं। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पोर्टफोलियोज को इंक्लूड करना चाहिए और कौन कौन से को एक्सक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश करना पड़ता है, उनको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है और कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ता है अगर वो जिप्स कंप्लायंट है ऑन अ टाइमली बेसिस, कि वो कौन कौन से पोर्टफोलियो, एक क्योंकि पॉलिसी होगी, पॉलिसी के हिसाब से तो फर्म्स काम करेंगे कि वो कौन कौन से पोर्टफोलियोज को इंक्लूड करेंगे, न्यू पोर्टफोलियोज को इन अ कॉम्पोजिट ऑन अ टाइमली बेसिस। जिप्स क्या करती है, वो फॉर्म्स को ना थोड़ी डिस्क्रिशन देती है कि कब उनको एक पोर्टफोलियो को ऐड करना है इन अ कॉम्पोजिट, क्योंकि अगर मतलब द फॉर्म मस्ट एस्टैब्लिश अ पॉलिसी ऑन अ, हर एक जो पॉलिसी होगी वो कॉम्पोजिट बाय कॉम्पोजिट बेसिस पर होगी और वो कंसिस्टेंटली ऑल पोर्टफोलियोज पे अप्लाई होगी। जो फॉर्म्स जो जिप्स के स्टैंडर्ड है वो क्या बोलते हैं कि अगर फॉर्म ने कोई ऐसी टर्मिनेटेड मतलब हटा रखी है जो पोर्टफोलियो, उसको इंक्लूड किया हुआ है, तो उसकी फॉर्म मस्ट इंक्लूड अ टर्मिनेटेड, जो भी अगर कोई पोर्टफोलियो पास्ट में था बट वो अब नहीं है, वो टर्मिनेट हो चुका है, वो हटा दिया है, क्लाइंट ने उसको बोला है कि नहीं मेरे को अब नहीं आपके साथ काम करना है, मेरे को कहीं और पे अपना जो पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है वो किसी और फर्म के साथ काम करनी, तो वो टर्मिनेट हो गया। तो उसको शो करने पड़ेगा must include a terminated portfolio in the historical performance of the appropriate composite through the last full measurement period in which the firm had the discretion to manage the portfolio to the strategy। अगर मान लो कि कोई देखो इसमें एग्जांपल था कि जैसे मंथ बाय मंथ हम इवेलुएट कर रहे हैं परफॉर्मेंस, तो ठीक है, इसमें अगर हम इसमें बात करें हम 1 जून और 1 जुलाई, तो इसमें अगर ये वाले इसमें मतलब अगर इस टाइम पे मई में कोई पोर्टफोलियो को टर्मिनेट किया हुआ है तो हमें उस पोर्टफोलियो का जो इसका प्रीवियस मंथ वाला पूरा जो हमारा रिजल्ट्स है उसको दिखाना पड़ेगा। टर्मिनेटेड पोर्टफोलियो के भी हमें पूरा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। When the firm being terminated loses its discretion, जो भी फर्म है उसको टर्मिनेट किया हुआ है, जब वो डिस्क्रिशन हट जाती है किसी पोर्टफोलियो मैनेजर की, तो इट शुड इंक्लूड द पोर्टफोलियो इन द कॉम्पोजिट थ्रू द लास्ट फुल मेजरमेंट पीरियड प्रायर टू द नोटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेशन। ठीक है, तो इसमें ये अब क्या बात करें, पहले तो टर्मिनेटेड वाले की बात की, अब इसमें क्या हो गया, लूज कर दिया डिस्क्रिशन। जैसे कि मान लो कि फर्म ने कैलकुलेट की थी परफॉर्मेंस मंथली, ठीक है, तो 20 मई में क्या हो गया, मैनेजमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हो गया टर्मिनेट, तो वो इफेक्टिव कब होगा, 31 मई तक। तो उसने क्या इंस्ट्रक्ट किया कि स्टॉप ट्रेडिंग कर दो, तो फर्म क्या करेगा, उसको 30 अप्रैल में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, शुड इंक्लूड द पोर्टफोलियो इन इट्स कॉम्पोजिट ओनली थ्रू 30 अप्रैल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें, मई में अगर कोई चीज हुई है, मई में टर्मिनेशन का बताया है, ठीक है, तो वो 31 वाले उसमें जो अगर हम मंथली कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 20 मई किसके बीच में, 1 मई और 31 मई के बीच में। तो अब हम जो इस वाले पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस हो गए हम प्रीवियस मंथ वाले में दिखाएंगे, अप्रैल में। The firm's policy for adding a portfolio or to removing a portfolio must, उसकी जो लैंग्वेज जो है कंडीशंस पूरी उनको बतानी पड़ेगी, कैसे इंक्लूड करेंगे हम, कैसे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, जो जिप्स की स्टैंडर्ड है वो क्या क्या करती है कि हम कैसे, हाँ, एक पोर्टफोलियो, ये नहीं कि एक पोर्टफोलियो एक कॉम्पोजिट में था और दूसरे कॉम्पोजिट में हम उसको डाल देंगे, जबकि जब तक उसके दो रीजंस है, दो कंडीशंस बताए हैं, वो कौन से दो कंडीशन है, ऐसे नहीं हो सकता कि एक पोर्टफोलियो अगर एक कॉम्पोजिट में है तो वो दूसरे में हम ऐड कर रहे हैं। वो सिर्फ तब हो सकता है दो केसेस में, तब जो क्लाइंट का जो आईपीएस है या वो क्लाइंट जो है रिवाइज कर रहा है मैंडेट, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, तब वो चेंज हो सकता है। एक पोर्टफोलियो, क्योंकि पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा और कॉम्पोजिट भी चेंज हो जाएगा। फिर सेकंड कब हो सकता है, जब
जो ओरिजिनल कॉम्पोजिट जो है वो रीडिफाइन किया हुआ है इन सच अ वे, जो ये वाला हमने रीडिफाइन किया उस कॉम्पोजिट को, तो जो ये वाला पोर्टफोलियो है ना वो फिट नहीं बैठ रहा अब, ठीक है, अब वो फिट नहीं बैठ रहा इस पूरे उसमें स्ट्रैटेजी में, तो उसको दूसरे उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा हमें, दूसरा हमें नया कॉम्पोजिट बनाना पड़ेगा ताकि हम उस डेफिनेशन के अनुसार उसको डाल सके। इन द इवेंट ऑफ अ सिग्निफिकेंट कैश फ्लो, ठीक है, सिग्निफिकेंट कैश फ्लो अगर कोई है इवेंट, कोई सिग्निफिकेंट कैश फ्लो है, वो भी उसका मीनिंग भी बताएंगे कि कौन से उसको सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं। तो जो पोर्टफोलियो है मे बी रिमूव, अगर कोई सिग्निफिकेंट कैश फ्लो हुई है तो उसका भी बताया कि वो कैसे उसको देखेंगे टेम्परेरीली रिमूव फ्रॉम द कॉम्पोजिट। जैसे एक सिग्निफिकेंट कैश फ्लो आया, अब क्या करेगी, पहले इसमें मीनिंग बता रही कि सिग्निफिकेंट कैश फ्लो क्या होता है। सिग्निफिकेंट कैश फ्लो वो कैश फ्लो होता है जो क्लाइंट डायरेक्ट करता है कैश को, वो इतना लार्ज होता है कि वो टेम्परेरीली प्रिवेंट करता है एक फर्म को अपनी इंप्लीमेंट करने से स्ट्रेटेजी, इतना लार्ज उसका पूरा लार्ज कैश फ्लो है वो कि वो उसको काम नहीं करने दे रहा पोर्टफोलियो मैनेजर को। तो उसके फर्म्स को डिफाइन करना पड़ता है सिग्निफिकेंट कि क्या कितना सिग्निफिकेंट है ऑन एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, फ्यूचर में उसको बताएगा जब वो पूरा पोर्टफोलियो बन जाएगा कि हाँ ये वाला जो कैश फ्लो था इसको सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज, ये वाले इस कैश फ्लो ने हमें काम या अपनी पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने नहीं दिया। कॉम्पोजिट स्पेसिफिक बेसिस पे बताएगा और कंसिस्टेंटली उसको सिग्निफिकेंट कैश फ्लो पॉलिसी उसको करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्म्स क्या है वो यूज करते हैं टेम्पररी न्यू अकाउंट्स ताकि वो रिमूव कर सके इस सिग्निफिकेंट कैश फ्लो के इम्पैक्ट को। कैसे, अब मान लो एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, ठीक है, तो अब पहले क्या करेंगे, अब एक सिग्निफिकेंट कैश फ्लो आ गया, मान लो कि 100 या 10 करोड़ का कोई कैश फ्लो आ गया, 10 करोड़ का कैश फ्लो आया। अब जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो जो उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है वो नहीं इंप्लीमेंट कर रहा, तो अब क्या करेगा, वो जो पूरा ये पोर्टफोलियो है ना उसको वो इनकमिंग कैश और सिक्योरिटीज को एक टेम्पररी अकाउंट में डाल देगा, जो ये वाली पूरी चीज है तब तक जब तक कि वो इन्वेस्ट नहीं हो जाती इन अकॉर्डेंस विद द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैंडेट ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजी, तब तक वो टेम्पररी एक अकाउंट में डाल देगा और जब वो हो जाए तब वो उस पोर्टफोलियो में और कॉम्पोजिट में उसको इंक्लूड कर देगा, ठीक है। और जब ये दो केसेस में है कि टेम्पररी वाला कब यूज करे, एक तो सिग्निफिकेंट कैश फ्लो है या फिर मान लो कि क्लाइंट ने इनिशिएट किया लार्ज कैपिटल विड्रॉल जिससे कि फर्म को ना कैश और सिक्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि जो ट्रांसफर होगा ना वो पहले तो एक वो टेम्पररी अकाउंट बना देगा, उसके बाद उसको तब वो कर देगा पूरा लिक्विडेट, फिर एक नया जो जितने बचे हुए पैसे हैं उससे एक पोर्टफोलियो को वो कंपोजिट में इंक्लूड करेगा, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि a firm might decide that a particular composite will not include any portfolios whose value is below a specified level। मान लो कि इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर पोर्टफोलियो का मैंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, इतना मतलब कि ये मेरा मान लो कंपोजिट है, दिस इज योर कंपोजिट, उसका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो है 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ से नीचे वाले जितने भी पोर्टफोलियो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है, एक बेस जिसे बोलते हैं, बेस सेट कर दिया, उसके ऊपर वाले पोर्टफोलियोज मैं इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो जो भी बिलो है मिनिमम एसेट लेवल, उनको क्या कंसीडर करेंगे हम, नॉन डिस्क्रिशनरी विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉम्पोजिट, ठीक है, नॉन डिस्क्रिशनरी हो गए। अगर फर्म ने स्टैब्लिश की है, ठीक है, एक कॉम्पोजिट के लिए, तो उसको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी वो पॉलिसीज कि उनको एड्रेस कैसे करेगा वो पोर्टफोलियो को, कि कैसे वो ट्रीट होंगे अगर वो नहीं उस बेंचमार्क को बीट कर पा रहे, ठीक है। द फर्म स्टैंडर्ड फर्दर स्टेट दैट एनी चेंजेस, जो भी कोई चेंजेस भी हो गए ना, मान लो कि ये 10 करोड़ ही थोड़े रहेगा, जो भी ये पोर्टफोलियोज थे कॉम्पोजिट में इंक्लूडेड थे उनकी वैल्यू थी 10 करोड़ से ऊपर, बट हमें पता है कि प्राइसेस जो है अप एंड डाउन होते हैं, तो इससे मान लो कि कोई पोर्टफोलियो जो है वो 10 करोड़ से नीचे आ गया, तो उसमें बोल रहे हैं कि वो इन दैट सिचुएशन वो कैसे जो ये चेंजेस है इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट करेंगे, ये भी पता होना चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि जो जिप्स के स्टैंडर्ड है वो स्टेट करेंगे एनी चेंजेस टू अ कंपोजिट स्पेसिफिक मिनिमम एसेट लेवल मस्ट नॉट बी अप्लाइड रेट्रोएक्टिवली, रेट्रोएक्टिवली मतलब पास्ट में नहीं हो सकता ऐसे कि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें करंट हमें जो भी चेंजेस होंगे प्राइसेस के वो प्रोस्पेक्टिवली हो जाएंगे, ठीक है। इफ अ पोर्टफोलियो इज रिमूव फ्रॉम अ कंपोजिट बिकॉज इट फेल बिलो द मिनिमम, जो मैं बता रही थी अभी, इट्स प्रायर परफॉर्मेंस हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो 10 करोड़ से तो ऊपर था तो वो उसमें इंक्लूड जरूर करेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद वाले उसमें कोई और अगर कंपोजिट होगा जिसमें उसकी लेवल वो वाला मीट कर रहा है तो उसमें हम उसको उसकी परफॉर्मेंस को इंक्लूड करेंगे। The firm must determine if the portfolio that has been removed meets any other, देखो जो मैं बता रही हूँ कि any other composite की definition वो meet करता है और उस composite में हम उसको include कर देंगे ना timely और consistent manner में, ठीक है। तो इसमें अब आते हैं हम 8th पे कि हम presentation और reporting requirements कैसे उसको report कैसे करते हैं और कैसे उसको present करते हैं।
तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो जिप्स की रिपोर्ट होती है, ठीक है, उसमें ना क्या होता है, मस्ट बी वन दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेटेजी, उसको स्ट्रेटेजी को दिखाना चाहिए, वो जो जिप्स की रिपोर्ट होगी जो कि हम मार्केट कर रहे हैं, अपना प्रोस्पेक्ट तो तुम ढंग से दिखाओगे ना जिप्स की रिपोर्ट में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जिप्स रिपोर्ट, दो तरह की जिप्स रिपोर्ट होती है, एक तो जिप्स कॉम्पोजिट रिपोर्ट और एक जिप्स पूल्ड फंड रिपोर्ट। पूल्ड फंड मतलब म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड एज इन कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा अपना पैसा डाल रहे हैं, और एक पूल मतलब एक जैसे बोलते हैं एक पूरा मनी है, मतलब उसको मनी को इकट्ठा करके फिर मान लो मैं एक फंड मैनेजर हूं, मैं उसको मैनेज कर रही हूँ, बहुत सारे जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना पैसा दे रहे हैं और उसको मैं मैनेज कर रही हूँ। कॉम्पोजिट रिपोर्ट, अब दो तरह की जो रिपोर्ट्स होती है जिप्स की, कौन कौन सी, जिप्स कॉम्पोजिट रिपोर्ट और जिप्स पूल्ड फंड रिपोर्ट। तो कॉम्पोजिट रिपोर्ट में क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है रिक्वायर्ड बाय द जिप स्टैंडर्ड फॉर अ स्पेसिफिक, सारी इंफॉर्मेशन होगी उसमें जो भी जिप स्टैंडर्ड के उसमें लिखा हुआ है एक कॉम्पोजिट, स्पेसिफिक कॉम्पोजिट से रिलेटेड। और इसमें बोल रहे हैं कि जिप्स जो जिप्स पूल्ड फंड रिपोर्ट है उसमें भी वही सारी स्पेसिफिक पूल्ड फंड की जो पूरा रिक्वायरमेंट है वो सब लिखा होगा। अब इसमें बोल रहे हैं कि मिनिमम ईयर्स ऑफ परफॉर्मेंस हमें कितना लेना चाहिए, कैसे कैसे हम परफॉर्मेंस को, कौन सा हमारा मिनिमम ईयर होगा, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम पूरे कंट्री जितने भी पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज है सब वही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई जिप्स कॉम्पोजिट की रिपोर्ट है जिसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम टाइम वेटेड रिटर्न्स को हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, जो फर्म्स है ना उनको एटलीस्ट 5 इयर्स का अपना एनुअल परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट 5 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और अगर वो जिप्स कंप्लायंट है तो उसको कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा हर एक साल ही, मतलब चाहिए हमें मिनिमम 10 इयर्स का है। लेकिन अगर हमारे पास 5 ईयर का भी डेटा है तो हम जैसे मान लो 2020 से शुरू हुआ ये वाला जिप्स वाला स्टैंडर्ड, तो ठीक है, हमें अभी हम 24 में 25 में हमें मिनिमम 5 इयर्स का तो डेटा चाहिए। हम फिर क्या करेंगे, हर साल उस चीज को ना एक्सटेंड करते रहेंगे कि हम इस वाले को भी एक अपने पूरे रिपोर्ट में शो करेंगे। 6 इयर्स का डेटा हो गया, फिर 7, 8, 9, मिनिमम 10 का तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि जो कॉम्पोजिट है वो एग्जिस्टेंस में है फॉर लेस देन 5 इयर्स, अब 5 साल से कम है, तो क्या करेंगे हम, फर्म में प्रेजेंट रिटर्न सिंस इंसेप्शन, जब तक वो बना है कॉम्पोजिट तब तक हम उसकी रिटर्न दिखाएंगे और उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे मैं बता रही थी 10 साल तक, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 इयर्स की है। अब रिक्वायर्ड एलिमेंट्स क्या क्या है जो जिप्स कॉम्पोजिट रिपोर्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि एक तो कॉम्पोजिट होना चाहिए, बेंचमार्क होनी चाहिए, एनुअल रिटर्न्स फॉर ऑल द इयर्स मतलब 5 साल की है तो ठीक है, और अगर उससे कम है तो हम हर टाइम इंक्लूड करते रहेंगे जब तक वो 10 इयर्स की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज जो है उसको भी हमें कोर एलिमेंट्स क्या क्या है, नंबर ऑफ कॉम्पोजिट, सबसे पहले बेंचमार्क, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं। फिर हमारा कि कितने पोर्टफोलियोज होने चाहिए, 6 होने चाहिए या फिर ज्यादा एट ईच पीरियड एंड, या फिर कौन सा हमें, हमारे पास अमाउंट ऑफ एसेट्स इन द कॉम्पोजिट ये भी हमें पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ टोटल फॉर्म एसेट्स ये भी हमें पता होना चाहिए, अ मेजर ऑफ इंटरनल डिस्पर्शन ऑफ इंडिविजुअल पोर्टफोलियो रिटर्न्स फॉर ईच एनुअल पीरियड टिल द कॉम्पोजिट कंटेन 6 और मोर पोर्टफोलियोज फॉर द फुल ईयर। अभी मैं बताती हूँ इंटरनल डिस्पर्शन क्या होता है। इंटरनल डिस्पर्शन मतलब क्या होता है, किसी ने प्रिज्म देखा है साइंस में, जब हमने अपने 7th या 8th स्टैंडर्ड में प्रिज्म देखा था, एक एक्टिविटी होती है, एक ट्राइंगल शेप का एक कुछ होता है मिरर टाइप, तो उसमें ना हम एक लाइट मारते हैं, ठीक है, लाइट मारते हैं वो व्हाइट लाइट होती है, यही रेनबो का भी एग्जांपल है, जब व्हाइट लाइट मारते हैं ना तो ऐसे करके ना वो 7 कलर्स में ना डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्स मतलब बिखर जाती है, तो उससे क्या बनता है, एक विबग्योर बनता है। विबग्योर यानी कि वही पूरा जो वायलेट ऐसे करके पूरा जो 7 कलर्स बने रेनबो में, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। वैसे हम बोल रहे हैं इंटरनल डिस्पर्शन, कि कितना ज्यादा उसमें डिस्पैरिटी, कितना ज्यादा उसमें जो डिफरेंस है वो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के रिटर्न में कितना, हर एक पोर्टफोलियो को कंपेयर करें हम एक कॉम्पोजिट में, कितना उसके रिटर्न में डिस्पर्शन है, ठीक है, हर एक साल के लिए। और ऐसे 6 पोर्टफोलियोज को हम कंपेयर करेंगे। अगर जो मंथली कॉम्पोजिट रिटर्न्स, अगर कोई मंथली कॉम्पोजिट रिटर्न्स अवेलेबल है तो हम 3 ईयर एनुअलाइज्ड एक्सपोज स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं, ठीक है, ऑफ द कॉम्पोजिट और बेंचमार्क रिटर्न्स लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बोलते हैं डिस्पर्शन की क्या क्या मेजर्स है। डिस्पर्शन के मेजर्स देखो, फॉर ईच इंटरनल डिस्पर्शन ऑफ द रिटर्न्स अर्न बाय इंडिविजुअल, ये दिखाना पड़ेगा इंटरनल डिस्पर्शन कि अगर हम सेम, ये मान लो ये कॉम्पोजिट है, ये पूरी इसका ना एक मैंडेट है कि लार्ज कैप फंड्स, ये लार्ज कैप फंड्स की इसकी एक मैंडेट है या स्ट्रेटेजी है लार्ज कैप, तो ये एक पोर्टफोलियो ए है, ये एक पोर्टफोलियो बी है, जब ये एक पोर्टफोलियो सी और ये एक पोर्टफोलियो डी, जब ये सारे सिमिलर लार्ज कैप के फंड्स है तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो पोर्टफोलियो, जो ये वाला पोर्टफोलियो, इसके जो रिटर्न्स है वो बी से डिफरेंट क्यों है और वो सी से डिफरेंट क्यों है, मतलब आपस में इनका क्या डिस्पर्शन है वो भी
जिप्स की रिपोर्ट के, जिप्स स्टैंडर्ड के अनुसार उनको वो पूरा दिखाना पड़ेगा। तो इससे ये क्यों दिखाना होता है, ताकि जो यूजर्स है, जो भी देख रहा है, उसको क्या पता चले कि वो कैसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में, और हमें क्या पता चलता है दूसरा उसकी कि क्या कॉजेज ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स टू पोर्टफोलियोज, कैसे हमारी जो सेम स्ट्रेटेजी के अंडर बन रही है बट क्यों उसकी कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है कि वो वेरिएबल है। तो इंटरनल डिस्पर्शन जो होती है वो क्या होती है, एक मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ द एनुअल रिटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज विद इन अ कॉम्पोजिट। जो इसका स्प्रेड मतलब डिफरेंस कितना है ए और बी में, एक दो ये पोर्टफोलियो उनके बीच में एक कॉम्पोजिट के अंडर। तो ये जो 2020 जिप स्टैंडर्ड्स है फॉर फर्म्स, ये क्या करती है, रिक्वायर करती है फर्म को कि वो प्रेजेंट करे अपनी इंफॉर्मेशन किस चीज की, हिस्टोरिकल वेरिएबिलिटी की, जो क्यों आ रही है कॉम्पोजिट और बेंचमार्क के रिटर्न्स में, क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है सबसे पहले वो, फिर विद इन अ कॉम्पोजिट पोर्टफोलियोज में क्या डिफरेंस आ रहा है। द जिप स्टैंडर्ड स्टेट दैट वेयर मंथली कॉम्पोजिट रिटर्न्स आर अवेलेबल, वही 3 ईयर का जो मैं बताती हूँ एनुअलाइज रिटर्न्स फॉर बोथ कॉम्पोजिट और बेंचमार्क लेना पड़ेगा, वो जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कोर एलिमेंट्स में। तो इसमें बोल रहे कि रैशनल क्या है कि ताकि वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को ये बता सके कि उसका इंडिकेशन ऑफ रिस्क कितना है, ठीक है। और जिप्स कॉम्पोजिट रिपोर्ट्स इंक्लूड करती है सेम रिस्क मेजर को और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को रादर देन सब्जेक्टिव इनपुट्स। तो सम डिग्री ऑफ कंपैरेबिलिटी ताकि आ सके और एक कंप्लायंस के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मेजर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हम इंटरनल डिस्पर्शन हमारे फॉर्मूले हैं या कौन कौन से तरीके, ये 4 है, बट इससे ज्यादा भी हम हो सकते हैं। जैसे कि हाई लो क्या होता है, हमारे पास पोर्टफोलियो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसके मतलब मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये रिटर्न्स है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हाई क्या है इसका 4, लो क्या है इसका 1, ये होता है हाई लो, मतलब कितना ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न, कितना ज्यादा लोएस्ट रिटर्न। इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई आउटलायर मतलब एक्सट्रीमली लार्ज कोई रिटर्न आ गई या फिर एक्सट्रीमली कोई स्मॉल रिटर्न आ गई, मतलब एकदम से आउटलायर होता है। जैसे ये तो एक रेंज में चल रहे हैं, मतलब इनका नॉर्मल इनका वो है डिफरेंस, एकदम से अलग से कोई मतलब बाहर निकला हुआ रिटर्न आ गया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो अगर वो आ गई तो वो पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। रेंज क्या होती है, हाई माइनस लो को हम क्या बोलते हैं, रेंज। हाई माइनस लो इज अ रेंज। अब इक्वल वेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स, ठीक है। इसमें n इज योर नंबर ऑफ पोर्टफोलियो, दिस इज योर मीन ऑफ द कॉम्पोजिट, दिस इज योर रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो कॉम्पोजिट के अंडर है। वैसे ही हमने वेट किया, इसको इक्वली वेट कर रहे हैं कि अगर 4 पोर्टफोलियोज है तो हम कितना देंगे, 0.25 वेट करें, 0.25 वेट करें, ऐसे। अब एसेट वेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, एसेट जो है वो वेट कर रहा है, ठीक है। तो कितने जिसमें एसेट्स है उसके हिसाब से हम वेट कर रहे हैं। अब इसका वेटिंग का क्या है, ये वैल्यू जो हमारी एक पोर्टफोलियो की बिगिनिंग वैल्यू और टोटल वैल्यू पूरे कॉम्पोजिट की, ठीक है। ये आर प्रॉक्सी क्या है, यही पूरा वेट और इनटू द रिटर्न्स, ठीक है। इतना ज्यादा ये फॉर्मूला मतलब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसमें बाय चांस हम देखेंगे अगर कोई क्वेश्चंस है तो हाँ ठीक है देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये कुछ लग नहीं रहा है मेरे को, क्योंकि एक दो लाइन ही लिखी है इस पूरे करिकुलम में। अब इसमें बात करें पोर्टेबिलिटी की, ठीक है। पोर्टेबिलिटी क्या होता है, परफॉर्मेंस, अगर एक फर्म पास्ट फर्म जो थी या फिर एफिलिएशन जो थी वो लिंक हो रही है एक नए एक्वायरिंग फर्म, इफ द न्यू और एक्वायरिंग फर्म मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दैट आर, इसमें बोल रहे हैं कि जो पास्ट की हमारी कोई फर्म है, मान लो एक न्यू हमने कोई चेंज किया या फिर हम कोई दूसरा कोई हम चेंज कर रहे हैं अपनी फर्म को, एक जो पास्ट की मेरी एक ये पूरा मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है तो वो कैसे इंक्लूड करेगा, जैसे परफॉर्मेंस एक पास्ट उसमें थी फर्म में, ठीक है। तो मे बी लिंक टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू, जो न्यू वाली फर्म है वो उसकी परफॉर्मेंस और पास्ट वाली की परफॉर्मेंस लिंक हो सकती है, ठीक है। तो उसके बट रिक्वायरमेंट्स हम कि कैसे उसको लिंक करेंगे, कैसे लिंक करेंगे, जब ऑल द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकर्स आर एम्प्लॉयड बाय न्यू और एक्वायरिंग फर्म, जितने भी सब्सटैंशियली ऑल द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकर, जितने भी डिसीजन मेकर्स है वो एम्प्लॉय किए गए हैं एक न्यू और एक्वायरिंग फर्म में, तब जाके हम उसको लिंक करने की वो करेंगे, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है remain substantially intact and independent within the new or acquiring firm, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो रिमेन है इंटैक्ट और इंडिपेंडेंट, जो न्यू जो एक्वायरिंग फर्म है उसके अंदर ही है। वो जो न्यू और एक्वायरिंग फर्म है उसके पास रिकॉर्ड्स है, वो डॉक्यूमेंट कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है और सपोर्ट कर रही है अपने रिपोर्टेड परफॉर्मेंस को। देयर मस्ट बी नो ब्रेक इन द ट्रैक रिकॉर्ड बिटवीन द पास्ट फर्म और एफिलिएशन एंड द न्यू फर्म एक्वायरिंग द फर्म। इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड में, परफॉर्मेंस में, कि ब्रेक आ गया एक पोर्टफोलियो को एक पास्ट वाली और एक न्यू वाली में, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब बोल रहे हैं अगर ब्रेक है और जो पास्ट जो ये 3 रिक्वायरमेंट्स है ना ये पूरी हो रही है, ठीक है, फर्स्ट 3 पोर्टेबिलिटी टेस्ट है जो वो मीट कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, देन द परफॉर्मेंस फ्रॉम द पास्ट फर्म और एफिलिएशन वो यूज हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू और एक्वायरिंग फर्म।
बट द टू परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स में नॉट बी लिंक नहीं हो सकती, बट वो रिप्रेजेंट जरूर कर सकते, लिंक नहीं हो सकती। लिंक सिर्फ जब चारों पूरी मीट होगी, यही तब रिक्वायरमेंट्स तब होगी। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो जिप्स कंप्लायंट फर्म है उसको एक्वायर, मान लो एक जिप्स कंप्लायंट फर्म थी, उसने एक्वायर कर लिया कोई और फर्म को, तो जो फर्म है उसको ना 1 साल का ग्रेस पीरियड मतलब 1 साल की छूट दी जाएगी कि वो जितने भी उसके नॉन कंप्लायंट एसेट्स हैं उनको कंप्लायंस में ले आए ताकि वो फ्यूचर में रिपोर्ट कर सके। ये हमारी लास्ट सब टॉपिक है कि वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होती है? जब एक हमारी पूरी एक कंपनी है, फर्म है, उसने बोल रखा है कि हम जिप्स कंप्लायंट है, तो एक ना बाहर का कोई थर्ड पार्टी आएगा वेरीफायर, वो पूरा वेरीफाई करेगा फर्म को कि हाँ ये सच में है क्या जिप्स कंप्लायंट, जो भी जिप्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही, जितने उसके फॉर्मूले हैं, जो उसके मेथड्स है, वो सब जिप्स कंप्लायंट है या नहीं है, जो उसके मेथड्स है वो है कि नहीं है। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि जो इसको हम कैसे देखते हैं कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है वो असेस करता है फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर को फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ कॉम्पोजिट और कैलकुलेट और प्रेजेंटिंग परफॉर्मेंस इन लाइट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जिप स्टैंडर्ड। क्या क्या देखेगा? पॉलिसी देखेगा, प्रोसीजर देखेगा, कंस्ट्रक्ट जो कॉम्पोजिट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और कैलकुलेशन और प्रेजेंटिंग परफॉर्मेंस वाली चीज को वेरिफिकेशन क्यों की जाती है? ताकि इंटेंडेड टू प्रोवाइड द फर्म एंड इट्स यूजर कि जिप्स जो रिपोर्ट है वो ग्रेटर कॉन्फिडेंस आए, ताकि कि अगर वो बोल रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कंप्लायंस विद द जिप स्टैंडर्ड, ठीक है। बट इसमें ये भी बोल रहे हैं अगर वेरिफिकेशन हो गई तो ये कोई एश्योरेंस नहीं है, कोई तुम एकदम लीगल वो नहीं तुम्हें ये नहीं बोल रहे कि हाँ पूरा पक्का श्योर है एकदम कि वो एक्यूरेट होगा डेटा, ठीक है। इसमें फिर बोल रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो बेनिफिट करता है, फर्म को भी बेनिफिट करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो यूजर्स को कि हाँ चलो एक्यूरेट होगी, एक्यूरेट तो नहीं होगी, मतलब एक पूरे एश्योरेंस नहीं होगी, हाँ बट होगा कि जिप्स कंप्लायंट है तो वो कर रहा है फॉलो। तो इसमें क्या है कि अगर उसकी क्या होगी फॉर्म की बेनिफिट की हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि उसकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट टीम की हायर कंसिस्टेंटली हायर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन देगा, वो उसकी इंटरनल प्रोसेस और प्रोसीजर को इंप्रूवमेंट होगी, पोटेंशियल मार्केटिंग एडवांटेज होगी। अब जो है वेरिफिकेशन जो है सपोर्ट करती है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रिप्रेजेंटेशन और फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, जो कि हमारा जिप स्टैंडर्ड का एक पिलर था। क्या था? फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड फुल डिस्क्लोजर, पूरा फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और फेयरली उसको फेयरली तुम रिप्रेजेंट करो, ये नहीं कि उसमें तुम उसको चीटिंग कर रहे हो, उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए, फेयरली उसको दिखाना चाहिए। तो इसमें जिप स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सारी जितनी भी फर्म्स हैं उनको अंडरगो करना चाहिए वेरिफिकेशन। इसमें ये बोल रहे हैं कि स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन क्या होता है, मस्ट बी परफॉर्म बाय क्वालिफाइड और इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को होना चाहिए और वो पूरा फर्म वाइड बेसिस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और जो वेरीफायर है वो किसके अंडर होगा? हमने ये देखा था कि जिप स्टैंडर्ड में 3 हमारे वो थे पूरे स्टैंडर्ड से, एक तो जिप स्टैंडर्ड फॉर फर्म्स, जिप स्टैंडर्ड फॉर एसेट ओनर, जिप्स अब ये जो लास्ट है जिप स्टैंडर्ड फॉर वेरीफायर्स, वेरीफायर्स वाले के अंडर आता है वेरीफायर वाला पूरा पोर्शन। तो जो सिंगल वेरिफिकेशन रिपोर्ट है यही बनेगी एक पूरे फर्म के लिए, ठीक है, फॉर द होल फर्म। कोई ऐसा नहीं होगा वेरिफिकेशन कि हम एक सिंगल कॉम्पोजिट या पूल सिंगल चीज के लिए नहीं होगा। हम ये भी नहीं बोल सकते अगर एक फर्म बोल रही है ना कि वो कंप्लायंट है तो ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये वाला जो कॉम्पोजिट है या ये वाला जो पोर्टफोलियो ये हमारा जिप्स कंप्लायंट है और बाकी जो कॉम्पोजिट है वो नहीं है। या हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाली स्ट्रैटेजी हमारी जिप्स कंप्लायंट है ये वाली नहीं है। जब हम एक बोल रहे हैं कि फर्म जिप्स कंप्लायंट है तो उसकी पूरा उसकी हर एक कॉम्पोजिट, हर एक स्ट्रैटेजी, सब पोर्टफोलियो सब जिप्स कंप्लायंट होगी, ठीक है। ये वाला पूरा पॉइंट हो गया कवर। इस वाले पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक फर्म बोल रही है दैट इज वेरीफाइड में चूज टू हैव अ डिटेल परफॉर्मेंस, वो ये कर सकते हैं अगर वेरीफाई हो गया तो उसको बोलिए कि डिटेल कोई परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन करो आप एक कॉम्पोजिट का, ठीक है, ताकि कोई एक कॉम्पोजिट या पूल फंड्स का पूरा डिटेल हमें परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन चाहिए कि हमारा सही है कि नहीं है, ताकि वो उस चीज को स्टेट कर सके कि जो कॉम्पोजिट है वो एग्जामिन जो किया गया है वो वाली जो रिपोर्ट है has been issued for a specific composite, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि अगर a firm that is verified may choose to have a detailed performance examination, जो भी फर्म है वो वेरीफाई हो चुकी है वो चूज कर सकती है एक कॉम्पोजिट के लिए एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड इट में स्टेट दैट वो बता सकती है दैट अ कॉम्पोजिट हैज बीन एग्जामिन्ड इफ अ परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन रिपोर्ट हैज बीन इशूड फॉर द स्पेसिफिक कॉम्पोजिट, वो स्टेट भी कर सकती है कि इसके लिए एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हुई थी। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये क्या है, ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। वेरीफायर जो है उसको लर्न करना पड़ेगा अपने फर्म के बारे में, इंक्लूडिंग इट्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, हाउ इट ऑपरेट्स, और वो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फर्म की पॉलिसीज को और प्रोसीजर्स को, ठीक है। फिर इसमें बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथोडोलॉजीज जो भी वो वैल्यू करने के लिए पोर्टफोलियोज को यूज कर रहा है और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को,
थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि वेरीफायर्स को अकाउंट में लेना पड़ेगा टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इंटरनल जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो सब देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ इयर्स बीइंग वेरीफाइड, कितना टाइम हो गया उसको वेरीफाई हुए, सिस्टम कौन कौन से वो यूज कर रहा है कंस्ट्रक्शन में और मेंटेनेंस में, और कॉम्पोजिट मेथड कौन से यूज कर रहा है कैलकुलेट करने में परफॉर्मेंस को, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये फर्म यूज कर रहा है एक्सटर्नल परफॉर्मेंस मेजरमेंट सर्विसेज। फोर्थ, हमें ये सारे बेसिकली एक रूल्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से यूज करने पड़ेंगे। जो वेरीफायर्स है उसको कंडक्ट करना पड़ेगा सीरीज ऑफ टेस्ट, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉपर्ली असाइन हो रखा है कॉम्पोजिट को, और ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो नॉट इंक्लूडेड इन कॉम्पोजिट हैव बीन प्रॉपर्ली एक्सक्लूडेड, उसको या तो कोई इंक्लूड या एक्सक्लूड उसने गलत तो नहीं कर रखा है, ये सब देखना पड़ेगा। कोई आउटलायर अगर रिटर्न है विद इन अ सैंपल तो उसको देखना पड़ेगा, कोई एरर तो नहीं दिखा रहा वो रिटर्न कैलकुलेशन में, मिस असाइनमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज देखना पड़ेगा। जो वेरीफायर है मस्ट डिटरमाइन दैट द पोर्टफोलियो होल्डिंग्स इनकम कैश फ्लोज, होल्डिंग्स पोर्टफोलियो होल्डिंग्स इनकम कैश फ्लोज जो भी यूज कर रहे हैं हम रिटर्न्स में, और सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो थर्ड पार्टी से सपोर्टेड है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। जो रिकैलकुलेट करने पड़ेंगे जितने भी रेट ऑफ रिटर्न्स फॉर सेलेक्टेड पोर्टफोलियोज और कॉम्पोजिट, ताकि हम कंफर्म कर सके कि रिटर्न का फॉर्मूला जो है वो जिप्स के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसने मेंटेन किया है, और जो उसकी फीस और एक्सपेंसेस है उसको उसने अच्छे से ट्रीट किया है अपने जिप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। सेवेंथ पॉइंट है कि वेरीफायर्स को एक पूरी लिस्ट मिलनी चाहिए सारी जितनी भी पोर्टफोलियोज है कॉम्पोजिट के अंदर, चाहे वो क्लोज पोर्टफोलियोज हो, उसको फिर सैम्पलिंग करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे सैंपल्स बनाने पड़ेंगे उस पूरे पोर्टफोलियोज में, ताकि वो सफिशिएंट प्रोसीजर्स कर सके, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि जो सिलेक्टेड पोर्टफोलियोज है वो अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एज डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। 8th जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि वेरीफायर्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा पोर्टफोलियो कि वो सेम इन्वेस्टमेंट मैंडेट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी के अंदर ही इंक्लूड किए हैं, उनके टाइमिंग ऑफ पोर्टफोलियोज ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन देखना पड़ेगा, ठीक है। और वेरीफायर्स को ये भी देखना पड़ेगा जो पोर्टफोलियो की मूवमेंट्स फ्रॉम वन कॉम्पोजिट टू अनदर जो है वो अप्रोप्रिएट है, कंसिस्टेंट है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, और वो उसके इन्वेस्टमेंट मैंडेट और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग है नहीं। 9th पॉइंट है हमारा कि जो वेरीफायर्स है उसको टेस्ट करना पड़ेगा सैंपल जिप्स रिपोर्ट की, ताकि ये बता सके कि जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, और सारी जितनी भी रिपोर्ट्स है वो अच्छे से डिस्क्लोज की हुई है, फुल डिस्क्लोजर वाला जो हमारा पिलर है उसको अंडर में आएगा ये। 10th पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि जो वेरीफायर है उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा एक सैंपल की मार्केटिंग जो भी वो कर रही है वो जिप्स के अंडर ही कर रही है या नहीं कर रही, उसको पूरा देखना पड़ेगा कि वो जो कैलकुलेशंस जो एडवर्टीजमेंट में दिखा रही है वो गलत तो नहीं, कुछ गलत पोर्ट्रे तो नहीं कर रही एडवर्टीजमेंट ने, कुछ गलत तो नहीं शो कर रही पब्लिक को, वो सब देखना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो भी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट होगी जो वेरीफायर बता देगा जो मीट कर रही है जिप्स पूरे वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स को, एक एडिशनल क्रेडिबिलिटी आ जाती है फर्म के पास कि वो हाँ भाई कंप्लायंट है जिप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। With this we end our reading number 3 and also our subject performance measurement। ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है और आज है हमारी छोटी दिवाली। सो सबको हैप्पी छोटी दिवाली, अच्छे से सब लोग सेलिब्रेट करो, ठीक है, एंजॉय करो, और ठीक है। तो ये पढ़ लेना, और हम कल से शुरू कर रहे हैं दिवाली से, जो बड़ी दिवाली है उससे हम क्या शुरू कर रहे हैं, अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मेजरमेंट। सो डोंट मिस द क्लासेस, कंसिस्टेंट रहो, कीप लर्निंग, एंजॉय फेस्टिवल सीजन, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।